नमस्कार। बम्पर वोटिंग हुई है, राजस्थान में भी बम्पर वोटिंग हुई है। तो भाई ये वोटिंग प्रतिशत क्या कहता है, क्या बदलाव के संकेत हैं? आज राजस्थान के सबसे वरिष्ठ पत्रकार अनिल शर्मा जी से जानेंगे। अनिल शर्मा जी राजस्थान की रग रग से वाकिफ हैं और आज उनसे ही समझेंगे कि आखिर ये वोटिंग प्रतिशत क्या कहता है। अनिल शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आपका आकलन क्या कहता है? क्योंकि पिछली बार तो 25 में 25 भाजपा लेकर गई थी, इस बार का क्या आकलन है आपका? 2 चरण हो चुके हैं। प्रज्ञा जी, ईमानदारी की बात है, मैं कभी भी ये नहीं बोलता हूं जीतेगा कौन हारेगा कौन, पर ये मैं कहता हूं करीब करीब 10 सीटों पे कड़ी लड़ाई है, कड़ी टक्कर है। जीतेगा कौन हारेगा कौन उसमें से बड़ा मुश्किल है बताना। और खास तौर से जो फर्स्ट फेज पोलिंग हुआ था उसमें मैं मानता हूं कि कांग्रेस जो है करीब करीब 6 से 7 सीटों पे बड़ी टक्कर दे रही है बीजेपी को। ऐसा ही 13 सीट में से करीब करीब 4-5 सीटों पे कांग्रेस टफ टक्कर दे रही है। देखिए, एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट निकल के आ रहा है जो मैं अभी पढ़ रहा हूं, क्योंकि मैं आज आपको पता हॉस्पिटल था, ज्यादा देख नहीं पाया। तो ये जो 3 बजे तक का जो वोटिंग परसेंटेज आया था उसमें राजस्थान 50.27% था। और उसमें सबसे बड़ी बात जो उभर के आ रही है, बांसवाड़ा, जिसको बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट बोलते हैं, पूरा ट्राइबल बेल्ट है, वो लीड कर रहा है 60% से। अच्छा, 60% पोलिंग हो चुकी है 3 बजे तक। तो ये वही जगह है प्रज्ञा जी जहां पे मंगलसूत्र भी आया था, ज्यादा बच्चे भी आए थे, ये वही जगह है। तो मेरे को पर ट्राइबल्स के लिए मंगलसूत्र और ये तो कोई मतलब नहीं है उनको कि मंगलसूत्र क्या है क्या नहीं है, पर राजस्थान के लिए मंगलसूत्र बहुत बड़ी चीज है। यूपी वाले शायद मंगलसूत्र को मेरे हिसाब से कम समझते, खासतौर से पूर्वांचल वाले शायद उनको इतना आइडिया नहीं है, पर राजस्थान में मंगलसूत्र सुहाग है। और जब ये प्रधानमंत्री ने स्टेटमेंट दिया था, इसका काउंटर भी हुआ था। ऐसा नहीं है कि राजस्थान की जनता को ये पसंद आया था पूरा, ऐसा नहीं है। तो ये पोलिंग जो है ना, अगर आप देखें परसेंटेज, इसके अलावा आप देखें तो आप पाएंगे जिनको हम हॉट सीट बोलते हैं या जिनको हम टफ सीट बोलते हैं, वहां पोलिंग बढ़ रही है। उसका कारण सिर्फ एक ही समझता हूं मैं, दोनों पार्टियों ने जोर लगाया आपके कि हमारे लोग बाहर निकलें और हमें ज्यादा से ज्यादा वोट दें, इसलिए ये पोलिंग परसेंटेज बढ़ा। मेरा एनालिसिस ये कहता है कि दोनों पार्टियों ने जो सीट उनको लगा फंसी हुई है, हम जीत सकते हैं, वहां पे उन्होंने जोर लगाया। ऐसी सीटें कौन सी है? जोधपुर, जहां पे गजेंद्र सिंह है, बाड़मेर, जहां पे कैलाश चौधरी जो मंत्री हैं वो लड़ रहे हैं, आपका कोटा, जहां पे ओम बिरला लड़ रहे हैं स्पीकर, और झालावाड़ 12, जहां पे दुष्यंत सिंह वसुंधरा जी के बेटे लड़ रहे हैं। ये सीटें हैं। और एक जालौर, और काउंट जालौर में कम हुई है, 50% हुई है, पर जालौर को मैं मानता हूं टफ सीट है बीजेपी के लिए, क्योंकि उसको टफ बना दिया वैभव गहलोत ने, वरना जालौर में कांग्रेस जीतती नहीं थी। पिछले कुछ सालों से कांग्रेस वहां हारती आ रही थी, पर अब के ऐसा लग रहा है कि वैभव गहलोत ने उसको टफ करा है, ये नजर आता है। देखिए, जीतेगा कौन हारेगा कौन मैं कभी नहीं बताता हूं प्रज्ञा जी। लेकिन सर, आपने जैसे अभी बोला कि 10 सीटों पर सीधी सीधी टक्कर, सीधी सीधी फाइट की बात आपने कही, वो कौन कौन सी 10 सीटें हैं? मैं आपको बता देता हूं। अपन चालू करते हैं पहले फेज से। जी। जयपुर ग्रामीण, जिसको जयपुर रूरल भी बोलते हैं, उसके आगे आप बढ़ेंगे सीकर, जहां से सीपीआईएम के अमराराम खड़े हैं। उसके आगे आप चलेंगे झुंझुनू, जहां से शीशराम ओला, जाट नेता, बड़े बड़े जाट नेता होते थे, उनके सुपुत्र, वो भी काफी उम्र में बड़े हो गए, ब्रिजेंद्र ओला खड़े हैं कांग्रेस की तरफ से। उसके आगे चलेंगे चूरू, जहां से राहुल कस्वा, जो बीजेपी छोड़ के और कांग्रेस में आके चुनाव लड़ रहे हैं। उसके आगे चलेंगे नागौर, जहां से हनुमान बेनीवाल इंडिया अलायंस की तरफ से कैंडिडेट हैं, उनकी पार्टी का नाम आरएलपी है। उसके आगे आप चलेंगे बाड़मेर, जहां से उम्मेदराम बेनीवाल और रविंद्र भाटी और कैलाश चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं। उसके आगे आप चलेंगे तो आप पाएंगे भरतपुर। अगर भरतपुर में लोग भरतपुर को काउंट नहीं कर रहे थे, पर मैं थोड़ा दर्शकों को समझाना चाहूंगा, मैं भरतपुर क्यों टफ सीट होता हूं, उसका कारण है भरतपुर में जिसको टिकट दिया गया है उनका नाम है संजना जाटव। वो 25-26 साल की लड़की है उम्र में, और वहां जाटव
डोमिनेंट फोर्स है, और उसके साथ अगर जाटों ने वोट दे दिया तो आप मानिएगा वो एक तरफ का इलेक्शन हो जाएगा। और जाटों को वोट दिलाने का जिम्मा था विश्वेंद्र सिंह, जो वहां के महाराज होते थे, क्योंकि अब तो अर्स्टवाइल महाराज ही बोलेंगे, अब महाराज तो आजकल है नहीं कहीं पे भी, वो जाट है। उन्होंने संजना जाटव के लिए कैनवेसिंग करी कांग्रेस की तरफ से। अगर ये दोनों कास्ट मिल जाती हैं तो बड़ा टफ होगा, बहुत टफ होगा। और ये लोग भूल गए थे, बिल्कुल कोई नाम नहीं लेता था सीट का। हाँ। इसके आगे आप बढ़ेंगे तो टोंक सवाई माधोपुर या दौसा पहले लेते हैं, दौसा, क्योंकि पायलट के पिताजी की, राजेश पायलट की कॉन्स्टिट्यूंसी थी, तो सचिन पायलट का दबदबा है। इसके आगे चलते हैं टोंक सवाई माधोपुर, जहां पायलट का टोंक कॉन्स्टिट्यूंसी है। ये सीटें हैं, अगर आप काउंट करेंगे तो आप पाएंगे ये वो सीटें हैं जहां पे फाइट टफ लगती है। पर मेरा बेसिस ये है कि अब के मुझे जो पहला चरण दिखा उसमें ये दिखा था कि राजस्थान में कास्ट बेस्ड पोलिंग हो रही है फर्स्ट फेज। अच्छा। क्या मोदी जी कास्ट को धर्म के नाम पे, जो उन्होंने बांसवाड़ा में भाषण दिया, कास्ट को हिंदू धर्म के नाम पे ला पाए हैं? क्या पोलराइज कर पाए हैं? ये पता आपको चुनावों के बाद ही पता लगेगा। चुनावों से पहले पता लगना मुश्किल है। आपका अनुमान क्या कहता है सर? क्योंकि अगला सवाल मेरा यही था कि देखिए मंगलसूत्र भी वहीं पर आया और ये हिंदू मुसलमान भी वहीं पर हुआ, तो आपको क्या लगता है कि ये पोलराइज हुआ इस बार चुनाव, कि वोटर का मूड कुछ और है? नहीं, मैं आपको बताता हूं। मैं मतलब एक चीज मैं मानता हूं कि मोदी जी के पास मुद्दे क्या थे जिसपे चुनाव लड़ते। जब फर्स्ट फेज की पोलिंग हुई, उन्होंने पोलिंग परसेंटेज कम देखी, उन्हें मुझे लगता है बीजेपी को ज्यादा डर लगा। मेरा मानना था इतने डरने की जरूरत नहीं थी, और वो जितना भी बोले वो मतलब बहुत निचले स्तर पर चले गए बोलने में। इसको बोलने में मुझे कोई वो नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई बोलता नहीं है। ये बड़ा बुरा स्टेटमेंट है जो दिए गए। क्या ये कहा गया मुसलमानों को असर पड़ेगा इसका? बिल्कुल पड़ेगा। मुस्लिम पॉपुलेशन करीब 9% है राजस्थान में, पर मैं मानता हूं मुस्लिम पॉपुलेशन या नहीं मुस्लिम पॉपुलेशन, क्या सारे हिंदू भी ऐसे हैं? नहीं है। जो लोग चाहते हैं कि देश की तरक्की हो, आप उनको देश का तो कुछ बोलिए, मैं ये करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, आगे ये करूंगा, वो तो आप बात ही नहीं करते हो। अल्टीमेटली आप, मुझे लगता है ये घबराहट थी उनकी, ये बौखलाहट थी जो निकल के आई बाहर पहले चरण के बाद। पहले चरण की जो चीजें थी उससे घबरा गए, बौखला गए, तो उससे निकल के और उन्होंने ऐसे स्टेटमेंट दिए जिनको मैं करेक्ट स्टेटमेंट नहीं मानता हूं किसी भी तौर पर। तो अब ये पहले चरण की तुलना में दूसरा चरण कैसा रहा सर? मैं आपको एक चीज समझा दूं प्रज्ञा जी। पहला चरण में वैसे भी कांग्रेस थोड़ी स्ट्रांग दिखती थी, मतलब ट्रेडिशनली वो 2014-2019 में हारे, कोई शक नहीं, पर जाट कंसोलिडेशन दिखता था कि जाट शायद एक तरफ होके वोट डाल रहे हैं। ये तो पता लगेगा 4 जून को उन्होंने डाला नहीं डाला। और SC ST भी उनके साथ जुड़ गए हैं, क्योंकि उनको डर था कि संविधान चेंज कर रहे हैं और हमारा आरक्षण खत्म करेंगे। अगर ये संविधान चेंज नहीं करेंगे तो ये प्राइवेटाइज कर रहे हैं और हमारा आरक्षण धीमे धीमे खत्म कर रहे हैं। ये डर था जो लोग बात करते थे। वो 12 सीट और ये 13 सीट में बहुत अंतर है। ये 13 सीट वो हैं जिनमें बीजेपी स्ट्रांग है ट्रेडिशनली। मतलब बीजेपी इनमें से कई सीटें कई बार जीत चुकी है। बिल्कुल। तो बीजेपी के लिए आसान था। पर यहां पर भी मैं मानता हूं को आपको सीट गिना चुका हूं, यहां पर भी मैं मानता हूं अब के 3 या 4 सीट फंसी हुई है। उसमें से एक बांसवाड़ा भी है जहां पर प्रधानमंत्री ने भाषण दिया था। तो सर जहां पर भाषण दिया था वो जगह का नाम कौन सा, क्या है, क्या बताया आपने? बांसवाड़ा डूंगरपुर। हाँ, बांसवाड़ा डूंगरपुर। यहाँ पर क्या लग रहा है कि वो जो भाषण दिया मोदी ने उसका असर दिख रहा है कि उसके विरोध में दिख रहा है? लोग नाराज हैं। आप बताइए ट्राइबल्स में क्या असर होगा इस भाषण का? उनको क्या लेने देना इस भाषण से? मैं तो ये कहता हूं जगह ही गलत चुनी मोदी जी ने। और शायद मोदी जी को ये लगा कि मैं प्रधानमंत्री हूं, यहां खड़े होकर बोलूंगा तो देश तो पूरा सुनेगा ना। मेरा मानना यह है कि ये स्पीच अगर राजस्थान में उनको देनी थी, उससे पहले वो जालौर गए थे, वहां क्यों नहीं दी? उसी दिन वो जालौर में भी थे। ये तो सर राजस्थान में वोटर्स का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है फिर इस बार?
देखिए, मैं बहुत आपको क्लियरली बता देता हूं जो इनिशियल बातें लोगों से हुई थी। मैं इसलिए बचता हूं इन क्वेश्चन से प्रज्ञा जी, उसका एक रीजन देता हूं। विधानसभा चुनाव में मैं अकेली आवाज था जो कह रहा था कि कांग्रेस बेटर परफॉर्म करेगी। लोग कहते थे 25-30 सीट आएंगी, मैं कहता था कांग्रेस जीतने की उसमें भी आ सकती है। मैं जब बूथ पे गया लोगों से मिलने के लिए, विधानसभा चुनाव की बात कर रहा हूं आपको मैं, वहां लोगों ने मेरे से कहा कि साहब अशोक गहलोत से बेटर सीएम कोई नहीं है, इससे अच्छा आदमी हमारे राजस्थान को मिला ही नहीं। अंदर वोट डाल के बाहर आता था, वो बोलता था हिंदू खतरे में है। आवाज आ रही है आपको प्रज्ञा जी? सर आवाज आ रही है, बोलिए सर। वो बाहर निकल के बोलता था हिंदू खतरे में है। तो अंत में जो पूरा चुनाव था विधानसभा का, वो पोलराइज हो गया। इसलिए मैं इस बात को थोड़ा डरता हूं बोलते हुए कि, पर यह बोल सकता हूं सीटें फंसी हुई हैं और बीजेपी को दम लगाना पड़ेगा, कांग्रेस को तो लगाना ही पड़ेगा। और अगर आप असेंबली से कंपेयर करें वोटिंग परसेंटेज पहले राउंड की, क्योंकि इस राउंड का अभी तक डिटेल हमारे पास है नहीं, क्योंकि सर जब 25 से 25 भाजपा लेकर गई तो अब तो और बेटर परफॉर्मेंस करना चाहिए था, तो ये तो बुरी खबर है भाजपा के लिए। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पर अगर आप विधानसभा को कन्वर्ट करेंगे लोकसभा में एक बार, कि विधानसभा में कांग्रेस ने 70 जीती और बीजेपी ने 115 जीती, तो अगर लोकसभा में कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज मैं उसको कन्वर्ट करता हूं तो 11 कांग्रेस के पास जाती हैं और 14 बीजेपी के पास जाती हैं। तो क्या हम उसी तरह पढ़ रहे हैं? पता नहीं, क्योंकि मैं इस पे अभी बोल नहीं सकता हूं, क्योंकि विधानसभा लोकसभा के मुद्दे अलग होते हैं। पता नहीं, तो पर क्या परिवर्तन के संकेत क्या जनता की तरफ से आ रहे हैं इस बार? क्या हम देखिए, ओवरऑल क्या समझे? हाँ, जनता की तरफ से बिल्कुल क्वेश्चन उठ रहे हैं, पर जनता, यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जनता की तरफ से क्वेश्चन विधानसभा में भी उठे थे इलेक्शंस में, पर अंत में जाके हिंदू खतरे में आ गया था। वो नहीं हुआ तो मुद्दे बहुत हैं प्रज्ञा जी, लोगों में नाराजगी है। एक तो नाराजगी है कि हमने इस चीफ मिनिस्टर के लिए वोट नहीं करा था बीजेपी को, जो फर्स्ट टाइम इलेक्शन जीता हो और फर्स्ट टाइम पे सीएम बना दिया जाए, और हमारे पेपर जो है साइन होने के लिए या हमारी गवर्नेंस को दिल्ली बैठ के चलाया जाए। अच्छा, यहाँ पे राजस्थानी अस्मिता का सवाल उठा। सर, गुर्जर समाज की नाराजगी कही गई, जाट समाज की नाराजगी कही गई, राजपूत समाज की नाराजगी कही गई, उसका कितना असर देखने को मिल रहा है? मैं आ रहा हूं एक एक पॉइंट पे। दूसरा है कंसोलिडेशन ऑफ जाट वोट्स। जाट कुछ नाराज थे। देखिए, ये तो रिजल्ट बताएगा थे नहीं थे, पर ग्राउंड पे जाट ये बोलते थे हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे, मतलब मेजोरिटी जाट्स, मैं नहीं बोलूंगा 100%, बट मेजोरिटी ऑफ जाट्स। इसीलिए हम बोल रहे हैं जाट एरिया में कांग्रेस मजबूत दिखती है। तीसरा फैक्शन था SC ST, जिनको डर था कि संविधान बदल दिया जाएगा। वो बड़े खुलेआम बोलते थे, एक क्वेश्चन और पूछते थे, ये तो मेरा पर्सनल इंटरेक्शन है उन लोगों के साथ में, मैं फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन दे सकता हूं आपको। उनका पहला क्वेश्चन होता था, क्या ये आखिरी चुनाव है हिंदुस्तान का, इसके बाद चुनाव नहीं होगा? मतलब उनमें इतनी घोर निराशा थी। और इसके साथ में मुस्लिम करीब 9%, और जोड़ लीजिए वो लोग, वो सरकारी कर्मचारी जो एक नाराजगी ले गए बैठे हैं OPS को लेके दिमाग में। तो ऐसे करके कांग्रेस, मुझे लगता है आपके बेटर सिचुएशन भी थी बनिस्पत 2014 और 2019। देखिए, 2019 पे लोग बहुत बात करते हैं प्रज्ञा जी, पर 2019 का चुनाव को किस बैकड्रॉप में हुआ था? वो था नेशनलिज्म, बालाकोट और पुलवामा। उस चुनाव को आप इस चुनाव से नहीं जोड़ सकते हैं। उस टाइम बीजेपी को राजस्थान में 60% वोट मिले थे और कांग्रेस को 34 पॉइंट या मान लीजिए 35% वोट मिले थे। आप इन दोनों को एक जैसा सिमिलर नहीं मान सकते हो। अगर आपको तुलना करनी है तो 4 महीने पहले जो विधानसभा चुनाव हुए थे, उससे तुलना कीजिए, वहां पे डिफरेंस था 1.5 से 2% दोनों पार्टियों में। क्या कांग्रेस के लिए 1.5 से 2% कवर करना मुश्किल है? जब आपके 3 बड़े नेता सचिन पायलट, अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं, तो क्या कवरेज करना मुश्किल है? गुर्जर की नाराजगी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से थी, क्योंकि सचिन पायलट को उनको लगा धोखा दिया गया, सीएम नहीं बनाया गया।
पर आज की तारीख में उनकी, क्योंकि अब लीडरशिप की लड़ाई नहीं है प्रज्ञा जी, अब कोई सीएम नहीं बनने वाला है, अब ये नेशनल पे लड़ाई है। तो गुर्जर समाज भी अब के लग रहा है कि वो कांग्रेस की तरफ जा रहा है। तो कांग्रेस कवर करती हुई दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है। ये फील्ड पे आपको नजर आता है कितना क्या है आगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूं सीटें फंसी हुई है। कोई आदमी गारंटी नहीं ले सकता कि सारी की सारी सीटें बीजेपी को चली जाएंगी, या ये भी कोई गारंटी नहीं ले सकता कि कांग्रेस 11 सीट ले आएगी। सर, जैसे राजस्थान में बीजेपी के जिलाध्यक्ष ने जब ये बात कही कि बीजेपी के हार की सच्चाई लोगों के सामने रखी कि बड़ी हालत खराब है भाई भाजपा की राजस्थान में, तो उसके बाद उनको हटा दिया गया भाजपा से। तो मैं ये जानना चाहूंगी, क्योंकि मैं तो राजस्थान में नहीं गई हूँ सर, विधानसभा चुनाव में बेशक आई थी और एक एक सीट मैंने कवर की थी, आप तो वहां की रग रग से वाकिफ है, तो आपको क्या लगता है क्या वाकई इतनी बुरी स्थिति में है? देखिए, मैं एक एग्जाम्पल देता हूं आपको, और मैं पहले प्रज्ञा जी उसमें बोल दूं, एक ऐड कर देता हूं। मैं उस वीडियो की वेरासिटी जज नहीं कर सकता, मतलब मैं ये खुद बैठ के प्रूव नहीं कर सकता वो वीडियो सच्चा है या झूठा है, पर वो वीडियो वायरल हुआ, उस वीडियो में क्या था, उसमें भजन लाल जी एक सभा कर रहे थे, उस सभा में से लोग उठ के जाने लगे। भजन लाल जी कौन? यहाँ के मुख्यमंत्री राजस्थान के। लोग उठ के जाने लगे, पीछे से उनके बंदों की आवाज आई कि मत उठिए, आपको महादेव की कसम। फिर आवाज आई, आप हिंदू हैं तो बैठ जाइए। अगर इतनी बुरी हालत है बीजेपी की, ये दर्शाता है कि हालत बहुत बुरी है। ये एक इंसिडेंट है। दूसरा, लोग कहते हैं कि अपने मुख्यमंत्री को नहीं पहचानते राजस्थान के लोग, 99% नहीं पहचानते होंगे। ये बड़ी ईमानदारी की बात है। इसमें मैं उनकी गलती भी नहीं मानता, क्योंकि उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया, वो क्यों ना करेंगे। पहली बार चुनाव लड़े, पहली बार चुनाव जीते और पहली बार मुख्यमंत्री बन गए। अब मुझे भी देंगे, मैं भी बन जाऊंगा, जाने नहीं जाने, मुझे कोई ऑफर ही कर रहा है तो क्यों नहीं बनूंगा। वो बन गए, पर उनके साथ दिक्कत ये आई, उनकी ना तो अपील है, ना उनको लोग पहचानते हैं, ना उनसे बात करने में लोगों को मजा आता है, क्योंकि लोगों का राजस्थान में मानना है हर फाइल दिल्ली जाती है या दिल्ली हमें गाइड करता है। ये कुछ नहीं करते हैं बेचारे सीएम साहब, ये तो बस घूमते हैं, इनके पास पावर ही नहीं है। एक ये चीज राजस्थान में बहुत घूमी, और ये राजस्थान अस्मिता का सवाल बना। अब आपने, मैं दूसरा इंसिडेंस आपको बता रहा था, उसका वीडियो भी वायरल हुआ, बड़ा टिपिकल वीडियो है। उसकी भी मैं सच्चाई झूठ पे बात नहीं कर सकता हूं, पहले बोल दूं, दर्शकों को क्लियर कर दूं। यहां बीजेपी के एक बहुत बड़े नेता हैं बाबा किरोड़ी लाल मीणा, आप आए थे, आपने कवर करा होगा जरूर। वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज की तरफ जाते थे मीणा को समझाने के लिए कि कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नहीं होगा, ये नहीं होगा, पर लोग उनकी बात नहीं सुन रहे थे। ये बात उन्होंने बाकायदा बोली कि मेरे को भी नहीं सुनना चाहते। और एक जगह तो ये हालत हुई कि वहां पे जब वो भाषण देने गए तो वहां पे मुश्किल से 50 लोग थे, वो गुस्से में स्टेज से उतर के चले गए कि मेरा भाषण हो गया, मेरा भाषण हो गया। अगर आप इनको ये मानते हैं एक बेंचमार्क, तो मैं मानता हूं कि बीजेपी की सच्ची में हालत ठीक नहीं है। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि राजस्थान में बीजेपी अंतर कला की वजह से भी बहुत ज्यादा फंसी हुई है, अंदरूनी लड़ाई जो चल रही है अघोषित तौर पर, तो क्या इस बात में कितना दम है सर? देखिए, फैक्शनलिज्म बिल्कुल है बीजेपी में। उसका कारण भी आप जानते हैं कौन है? भजनलाल शर्मा ही बेचारे उसमें भी आ जाते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम सीएम बेचारा, क्या कितने लोगों को, पार्टी वर्कर्स को पहचानता होगा, वो क्या संभालेगा। पार्टी वर्कर जो फर्स्ट राउंड हुआ, उससे अंदाजा लगा लीजिए। और वसुंधरा राजे को लेकर नाराजगी है उनके कार्यकर्ताओं में, जो बदला लेने के मूड से इस बार मैदान में है, ये कहा जा रहा है। मैं उड़ती उड़ती खबर सर आपसे बस जानना चाह रही हूँ कि इन बातों में कितना दम है। देखिए, मैं प्रज्ञा जी अभी तक ये नहीं समझ पाया, क्योंकि कल सहस्त्रबुद्धे जी का एक स्टेटमेंट आया था, उसमें उन्होंने कहा कि जहां जहां जरूरत पड़ी वसुंधरा जी को हमने बुलाया, पर वसुंधरा जी कहीं मुझे झालावाड़ 12 से निकलती हुई दिखी नहीं, ईमानदारी की बात। वो अपने बेटे के लिए लड़ रही हैं बस। उनको बुलाया गया, नहीं बुलाया गया, मेरे पास ये इंफॉर्मेशन नहीं है, पर वसुंधरा जी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़ के, बेटे की कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़ के कहीं नहीं गई, ये बात में सच्चाई। और इसका असर बीजेपी को पड़ा है, गहरा पड़ा है। आप देखिए, वसुंधरा जी मास लीडर है, उनको अगर आप अलग करोगे तो आपको अंतर पड़ेगा। पैन स्टेट लीडर है, जिनको हर आदमी पहचानता है, वो खुद एक एक पंचायत लेवल पे अपने बीजेपी कार्यकर्ताओं को पहचानती है पर्सनल नाम से।
आपके पास ऐसा कोई नेता ही नहीं था। जो बड़े नेता थे जैसे किरोड़ी लाल मीणा, वो बेचारों को इतना लोगों ने नहीं सुना। उन्होंने लड़ाइयां लड़ी हैं, मैं मना नहीं करता हूं, सरकार बनवाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है बीजेपी की, पर अब के लोकसभा चुनाव में वो इतनी भीड़ इकट्ठी नहीं कर पाए जितने वो काबिल है। दूसरी बात, राजेंद्र राठौड़ बड़े नेता हैं जो तारानगर से चुनाव हार गए विधानसभा का, क्या वो चूरू छोड़ के निकल पाए आपके? वो वहां फंस के रह गए। सीपी जोशी जो स्टेट के प्रेसिडेंट है बीजेपी के, क्या वो चित्तौड़ जहां से चुनाव लड़ रहे हैं वहां से छोड़ के निकल पाए बाहर? बड़ा मुश्किल हो रहा है उनके लिए निकलना। तो आप मुझे बताइए, बड़े नेता बीजेपी के कहां थे? फैक्शनलिज्म की जरूरत ही नहीं थी। आपके वर्कर्स को मोटिवेट करने वाले लोग कहां थे? और आपने एक गलती और करी बीजेपी ने, इस इलेक्शन से कुछ दिन पहले जो संगठन मंत्री होते हैं, जो ज्यादातर आरएसएस के होते हैं, चंद्रशेखर थे, उनको हटा दिया था, उनको मतलब दूसरे स्टेट में भेज दिया था। अरुण सिंह का भी, मैं इसी पर आ रही थी कि संघ ने भी हाथ खींच लिए हैं पीछे। मैं इसका एग्जाम्पल भी आपको देता हूं, जीता जाता एग्जाम्पल देता हूं आपको। हाँ। मैं जहां रहता हूं, जिस कॉलोनी में, ये बीजेपी का गढ़ है। यहां पे हर समय एक दिन पहले आपके घर पे पर्ची आती थी। क्या नाम है सर जगह का? तिलक नगर। तिलक नगर, ठीक है, ओके। यहाँ पे पर्ची आती थी। यहाँ बीजेपी बहुत स्ट्रांग है, आपको बताऊं, बहुत स्ट्रांग है। आपके पास पर्ची आती थी और सबसे पहले बीजेपी वाले आते थे। देखिए, कांग्रेस में तो ये टेंडेंसी नहीं है उनका, तो मैं मानता हूं वर्कर, जो लास्ट माइल वर्कर है, वो काम ही नहीं करता है। अगर वो ढंग से काम करे तो कांग्रेस कई जगह जीत सकती है। मेरे को यही उनसे नाराजगी है, उनका कैडर जो है वो कैडर बेस्ड पार्टी नहीं है। अब के पहली बार है मेरे पास में ना तो पर्ची आई, मेरे पास ही नहीं, मेरे आसपास भी कहीं पे कोई पर्ची नहीं आई। कई पोलिंग बूथ पे बीजेपी की टेबल्स खाली थी। ये मैं आपको फर्स्ट फेज की बात कर रहा हूं। क्या दूसरे चरण में? मुझे लगता है दूसरे चरण में, क्योंकि जयपुर से दूर हैं अब जो इलेक्शन हो रहे हैं, मुझे लगता है ये वोटिंग परसेंटेज बढ़ने का कारण शायद एक ये भी हो सकता है कि दोनों पार्टियों ने जोर लगाया हो और अपने अपने कैडर को कहा हो कि भैया घर से लाओ नहीं तो मर जाएंगे। एक वीडियो इसका और आपको बता देता हूं, फिर बोलूंगा सच झूठ मैं नहीं जानता हूं। गजेंद्र सिंह खीमसर मंत्री हैं भजन लाल जी के कैबिनेट में, उनका 3 दिन पहले एक वीडियो आया, अपने कार्यकर्ताओं से बात कर रहे, अरे अपने वोटर तो निकले ही नहीं यार, नागौर तो अपन हार गए। तो आप मुझे बताइए, अगर ये हालत थी फर्स्ट फेज में तो कांग्रेस को क्या चाहिए? अगर वहां भी वो 6-7 सीट निकाल पाए तो कांग्रेस के तो बल्ले बल्ले है। आप वो 6-7 सीट कहां से लाओगे? मुझे लगता नहीं, मेरा नेबरिंग स्टेट हरियाणा है, मुझे लगता नहीं बीजेपी वहां अच्छा परफॉर्म करेगी। आपकी जो जाट राजस्थान में नाराज हैं वही जाट हरियाणा में भी नाराज है। सर, कुल मिलाकर लास्ट कमेंट आपका इस दूसरे चरण पर, लास्ट आपका सार क्या कहता है? मेरा सार एक तो ये कहता है कि फर्स्ट फेज से दोनों पार्टियों ने बहुत कुछ सीखा और अपने कैडर को मजबूत करा, इसलिए पोलिंग परसेंटेज बढ़ी। देखिए, लोग बार बार एक चीज को कंपेयर करते हैं कि पिछली बार जो चुनाव हुए, अब के जो चुनाव हुए, अरे उसमें उस टाइम भी गर्मी थी मैम, राजस्थान में कोई ठंडी हवाएं नहीं चल रही थी। ना ठंडी हवाएं अभी चल रही हैं राजस्थान में, तो अप्रैल में चुनाव हो गए ना, मई तो अभी आई नहीं है। तो मेरे को वो लॉजिक समझ में बिल्कुल नहीं आता। आज देखिए, थोड़ी बूंदाबांदी हो रही है, जयपुर में हल्की हल्की सी हो जाती है, तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ मौसम में भी बदलाव है और जमीन पे भी बदलाव है। और जो गर्मी मोदी ने जी ने लाने की कोशिश की, उसका असर कितना है? मेरे को थोड़ा कम लगता है, और खास तौर से नए वोटर में। मतलब मैंने ये देखा, मैंने ये पाया, अगर मेरा रिकॉर्ड स्टैटिस्टिक सही है तो शायद 45% वोट न्यू वोटर्स थे जिन्होंने वोट नहीं डाला। अच्छा। फर्स्ट फेज में 45% न्यू वोटर्स वर मिसिंग ऑलमोस्ट। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल शर्मा सर, आपने समय दिया। आपके हाथ में चोट थी, उसके बावजूद आपने समय दिया। सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।